हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने एक नया विज्ञापन, नई भर्ती के लेके आया हूं। आज जिस विज्ञापन के बारे में, जिस भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एसएससी के द्वारा निकली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी इस समय बैक टू बैक नए-नए नोटिफिकेशन जारी किए जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा एसएससी का स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो, चैनल पे अपलोड है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उन वैकेंसियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब जो वैकेंसी निकली है वो एसएससी सीजीएल के द्वारा निकली। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जो है यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा कमीशन है, जिसके द्वारा बम्पर भर्तियां निकलती हैं और रेगुलर भर्तियां निकलती हैं। इसके अंतर्गत जो भी आपकी पोस्ट, चाहे हाई स्कूल लेवल की पोस्ट हो, मैट्रिक लेवल की हो, चाहे आपका सीएचएसएल लेवल का हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो या सिलेक्शन पोस्ट का हो, सबके पेपर पैटर्न लगभग समान ही होता है। ठीक है, सब में सेम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: मैथ के, जीए के, जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश। यही 4 सब्जेक्ट आपके हर पेपर्स में पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। जब हम सीएचएसएल की बात करते हैं तो सीएचएसएल लेवल के, इंटर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पूछे यही 4 सब्जेक्ट जाते हैं, यानी इन 4 सब्जेक्ट से आपकी कमांड है तो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो एसएससी सीजीएल के ऊपर। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2025 जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नोट आउट हो चुका है। एप्लीकेशन, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम कब होगा, पोस्ट कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, एज कितनी चाहिए है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली। सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो 9 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 4 जुलाई 2025 रहने वाली है। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं तो 5 जुलाई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको करेक्शन का भी मौका मिलेगा। करेक्शन के लिए जो डेट है वो 9 जुलाई 2025 से लेके 11 जुलाई 2025, लास्ट डेट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको करेक्शन का विंडो खोला जाएगा। कोशिश दोस्तों ये करिएगा, फार्म जो भी आता है एसएससी का, तो फार्म की फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है, 100 रुपीज़ होती है। और उसमें भी अगर फीमेल है, एससी एसटी है या पीएच है, कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए तो कोई फ़ीस देनी नहीं होती है। ठीक है, केवल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फ़ीस है 100 रुपये। ठीक है, तो समय रहते इसको आवेदन करिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि एसएससी की जो भी वेबसाइट्स होती है, लास्ट समय में रश ज़्यादा बढ़ने की वजह से वेबसाइट व्यस्त हो जाती है। फिर आपको बार बार वही इन्फॉर्मेशन फार्म में डालनी होती है, उसकी वजह से कई बार मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए समय रहते इसका आवेदन जरूर करिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट जैसे टायर 1 और टायर 2 दोनों के एग्ज़ाम डेट की इन्होंने क्लियर कर दिया है, कब कराने वाले हैं। तो टायर 1 यानी प्री एग्ज़ाम जो है 13 अगस्त 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 के बीच कराया जाएगा। ठीक है, अमूमन जो है मेंस के एग्ज़ाम की डेट जो है एसएससी बाद में देता है, लेकिन इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दिया कि मेंस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2025 में कराएंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो है 3 से 4 महीने का समय आपको मिलने ही मिलने वाला है आफ्टर प्री एग्ज़ाम के। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं, उन पोस्टों पे भी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक पोस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। तो आप देखिए, सबसे पहले पे लेवल 7 की, जिसमें 44,900 से बेसिक पे होगा और 1,42,400 तक पहुँचने वाला है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हैं वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए एज की बात करते हैं तो 20 से 30 साल के बीच चाहिए होती है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
और ये सारी पोस्ट आपकी ग्रुप बी की होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इंस्पेक्टर इनकम टैक्स सीबीडीटी के लिए। ये पोस्ट जो है ग्रुप सी की होने वाली है। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है 18 से 30 साल का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की सीबीआईसी में, ये ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। इसके लिए एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसका आपका इंस्पेक्टर प्रिवेंशन ऑफिसर का है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर का है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये जो है आपकी पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ईडी, ठीक है। ईडी का नाम आप लोगों ने इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चा में सुना होगा, ठीक है। तो ये ईडी की पोस्ट ही है जिसके अंतर्गत आपको असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप बी की है, जिसके लिए एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई, जो आप लोगों की चार्मिंग पोस्ट है, जिसमें अगर आपके अंदर कलेजा है कुछ आगे करने का तो ग्रुप बी के अंतर्गत 20 से 30 साल की इसके अंतर्गत उम्र होती चाहिए है, उम्र की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक है। इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, 18 से 30 साल इसके लिए भी एज की क्राइटेरिया है। इसके बाद सेक्शन हेड की बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत वैकेंसी है होने वाली है। ये सारी पोस्ट जो है आपकी ग्रुप बी की होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं पे लेवल 6 के अंतर्गत भी कुछ पोस्ट है जिसके अंतर्गत आपको वैकेंसियाँ निकली हैं। इसमें आपको असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप बी के अंतर्गत 18 से 30 साल के अंतर्गत एज ग्रुप चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में जो है एज होनी चाहिए। इसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में है, रिसर्च असिस्टेंट आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी में है, ठीक है। इसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट आपका कैग के अंतर्गत है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर आप जानते हैं एनआईए इस समय एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस समय आप लोग सभी देखते हैं जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कुछ भी इस तरह का कहीं होता है, सारा जांचें जो हैं एनआईए के द्वारा ही कराई जाती है। तो एनआईए बहुत जल्दी से तेज़ी से प्रमोशन इस समय हो रहा है क्योंकि एक नया डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें भर्तियां जो है उस हिसाब से तेज़ी से हो रही हैं। इसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एमएचए के द्वारा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑफिसर स्टैटिस्टिकल और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये दो ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए एज की ग्रुप की बात करते हैं 18 से 32 साल और 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इनके लिए योग्यता की भी थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हम आगे जब योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट है ऑफिसर सुपरटेंडेंट सीबीडीटी की है, जिसके लिए 18 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए, ठीक है। अब जो पोस्ट की बात करने वाले हैं वो पे लेवल 5, जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में आपका पे स्केल होने वाला है, ठीक है। ऑडिटर की पोस्ट होने वाली है, कैग के अंतर्गत होने वाली हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंतर्गत होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी पे लेवल 4 में, जिसमें 25,500 रुपये से बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है, 81,100 तक आपका पहुंचने वाला है, ठीक है। ये जो पोस्ट है वो सब ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी मिलेगी, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एंड एमईएस के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग देखते होंगे जो क्लर्क रहते हैं, जो आप कैंटीन वगैरह में आप देखा होगा संचालन करते हैं, तो वो एमईएस में इन्हीं सब की पोस्ट होने वाली है, ठीक है। अगली पोस्ट की बात करते हैं तो टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी के अंतर्गत जो पोस्ट होने वाली है। फिर सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ग्रुप सी की 18 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हुई पोस्ट के बारे में, उनके किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, कितनी एज ग्रुप चाहिए, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे 27 साल मैक्सिमम एज मांगी तो मतलब 30 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। वही SC ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसके मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप कैटेगरी का है तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट एक्स आर्मी का है तो उसे मैक्सिमम एज जो है उसके सर्विस काल को माइनस करने के बाद जो एज निकलती है उसमें मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये तो हुआ एज क्राइटेरिया से संबंधित बातें। अब हम बात जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जनरली इसमें जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए। केवल 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन के अलावा कुछ स्पेशल चाहिए होता है, जैसे जूनियर स्टेट ऑफिसर। ठीक है, जूनियर स्टेट ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएशन आपने कर रखा होना चाहिए। साथ में आपने 12th लेवल पे मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें मिनिमम 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपके पास है तभी आप जूनियर स्टेट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट जो है, अगर आपके पास मैथ नहीं रहा है 60% के साथ में इंटर में, तो आपने ग्रेजुएशन अगर स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के साथ कर रखा है कि सिंगल मतलब एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में एज ए स्टैटिक सब्जेक्ट आपने 3 साल में पढ़ रखा है या 6 सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए। इसके लिए अंतर्गत भी जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है 3 साल या 6 सेमेस्टर में आपने एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए एज ए एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये 2 पोस्ट के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। बाकी जितनी भी पोस्ट हमने बात करी थी, जितनी चर्चा की थी, उनके लिए आपके सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई भी कोर्स कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा पहले भी हमने बताया आपका इस पे प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2 के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न टायर 1 का। तो टायर 1 का जो पेपर पैटर्न होता है, इसके आपके टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और मार्क्स की बात करते हैं 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, पहली चीज़। इसके अंतर्गत जो 4 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा। पहला सेक्शन जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क के आने वाले हैं। अगला सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन 50 मार्क का आने वाला है। इसके बाद अगला सेक्शन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क के आने वाले हैं। अगला सेक्शन इंग्लिश कंप्रेhension का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क के आने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या आपकी 100 हो जाएगी। और मार्क की बात करते हैं तो 200 नंबर का पेपर होने वाला है। टाइम की बात करते हैं तो 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी टोटल 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों प्री एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, वो टायर 2 का एग्ज़ाम केवल उन्हीं लोगों को देने को मिलेगा जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे। तो टायर 2 का आपका जो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न होगा, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो है सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, सभी को देना है। अंतर्गत आप देखेंगे तो टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे, जो 30-30 नंबर के होंगे। इसके अंतर्गत 30-30 क्वेश्चंस के होंगे, जो टोटल 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 180 नंबर का होने वाला है। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। अगला सेक्शन जो है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स जो है आपका 210 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद थर्ड सेक्शन जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का होगा, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स 60 नंबर का होगा। अगला सेक्शन जो है जो वो आपका 15 मिनट का सेशन होने वाला है। ठीक है, ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, जिनमें डाटा एंट्री की पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और 1 डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के लिए जो टोटल समय मिलने वाला है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, यानी प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का से आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन आपका हो गया 1 घंटे का, दूसरा सेक्शन आपका 1 घंटे का हो गया। ठीक है, और अब इसके बाद जो पेपर सेकंड केवल उनके लिए होगा जो जूनियर स्टेट ऑफिसर का पेपर देना चाहते हैं या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का पेपर देना चाहते हैं। तो इनके लिए स्टेट का एक पेपर होगा, जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंतर्गत 200 मार्क का होने वाला है। टोटल जो समय इसमें मिलने वाला है 2 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्री और मेंस के एग्जाम के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसको सिलेबस को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कट ऑफ क्या है। देखिए, अगर पेपर मॉडरेट रहा, जैसा कि आप चांसेस ज़्यादा हैं कि पेपर ना बहुत ज़्यादा टफ होगा, ना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, तो नॉर्मली जो आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है 140 प्लस ही रहेगी। अगर पेपर थोड़ा-सा ईजी मोड में आया, ठीक है, तो कट ऑफ ये मान के चलिए 150 प्लस ही रहने वाली है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो 150 प्लस के हिसाब से तैयारी करके चलिएगा। बाकी जैसा पेपर आएगा उस हिसाब से कट ऑफ सेट होने वाली है, तो उसकी चर्चा हम उस समय कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में अभी तक बचा रह गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि इस भर्ती की जानकारी ना सिर्फ आपको, आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक है, और वो भी इस भर्ती का लाभ उठा सकें और समय रहते आवेदन कर सकें। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा ही आप लोगों से अनुरोध है। बाकी मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नई भर्ती में, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।